नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपनी कक्षा, आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आपके साथ पुनः एक बार जुड़ चुका हूँ। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र महान इम्पोर्टेंट, हर बार पूछा जाने वाला बीटीसी में यह टॉपिक है हमारा लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। पहला ही क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र कब आया? 2 फरवरी 1835 में आया। यह क्यों आया? 1835 मतलब ये क्यों आया? तो यह जो हमारा घोषणा पत्र आया था, घोषणा पत्र 1813 के 20 वर्षों बाद 1833 में एक घोषणा पत्र आया, लेकिन उसकी संस्तुतियाँ पूरी नहीं थीं। 1833 की घोषणा पत्र की 20 वर्षों बाद जो आया था 1833 का घोषणा पत्र, उसकी संस्तुतियाँ पूरी नहीं थीं। इसके बाद 1833 में लॉर्ड मैकाले महोदय को नियुक्त किया गया और इन्होंने अपना पूरा प्रतिवेदन बना के 2 फरवरी 1835 में ये लॉर्ड मैकाले का जो घोषणा पत्र इन्होंने अपना घोषणा पत्र दे दिया। ठीक है, घोषणा पत्र 1813 में प्रथम आया था, जो प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के बारे में बात की थी। अब लॉर्ड मैकाले को यहाँ लॉर्ड बेंटिंग महोदय ने शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना के भेजा था। तो लॉर्ड बेंटिंग ने मैकाले को शिक्षा समिति का, लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना के भेजा था। लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना के भेजा था। अब इन्होंने ये जो थे बहुत योग्य व्यक्ति थे और इन पर कुछ शिक्षा संबंधी और कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ इन्हें भारत बुलाया गया था। शिक्षा मतलब एज ए सलाहकार बुलाया गया था इन्हें भारत, शिक्षा संबंधी व कानूनी सलाह लेने के लिए, सलाह लेने के लिए बुलाया गया। जब इन्हें बुलाया गया तो महोदय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका लॉर्ड मैकाले को सदस्य बना दिया गया। इनके बारे में हमने एक आपको व्यक्तिगत जानकारी दे दी। अब हमें बात करनी है घोषणा पत्र की। तो घोषणा पत्र का पहला पॉइंट था, लॉर्ड मैकाले महोदय ने लिखा। उनके बारे में एक बात और सुन लेते हैं। यह प्रकांड विद्वान थे और ये वक्ता बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है अंग्रेजी साहित्य की महिमा का वर्णन करते हुए, अंग्रेजी साहित्य का गुणगान करते हुए लिखा है। इनके जो वाक्य हैं, इस कोटेशन को आप याद रखना और पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने लिखा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का मान संस्कृत व अरबी साहित्य के मान से अधिक है। तो इन्होंने एक तरह से भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य की भयंकर तरीके से बेइज्जती कर दी थी। इन्होंने कहा था कि एक यूरोपियन पुस्तकालय, उसमें रखी पुस्तकों की जो वैल्यू है, जो अच्छी पुस्तकें रखी हैं, उन पुस्तकों की वैल्यू हमारे पूरे भारतीय संस्कृति, उस समय संस्कृत चलती थी, जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृत और अरबी साहित्य के बराबर है। यहाँ तक इन्होंने नहीं रुके और उन्होंने भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य से तुलना करके अत्यंत बताया। इन्होंने बताया जो भारतीय साहित्य है, इनके घोषणा पत्र में ही बातें थी। भारतीय साहित्य यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। और इन्होंने हमारी चिकित्सा पद्धति पे टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा है, कि यहाँ जो चिकित्सा पद्धति, ये सब लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र में ही अपन को लिखना है। यहाँ जो चिकित्सा पद्धति अपनाई गई है उसे इंग्लैंड के पशु डॉक्टर सुन के, इंग्लैंड के पशु चिकित्सक सुन के
पशु चिकित्सक सुन के क्या होंगे, लज्जा आ जाएगी। पशु चिकित्सक को सुनकर लज्जा आ जाएगी। ये इनके जो इनका मैकाले का विवरण पत्र था उसमें कुछ इन्होंने जो हमारे साहित्य में टिप्पणी की उन पर थी। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा क्या बनता है, लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र में मित्रों ये सारे पॉइंट हम अभी आपको समझाएंगे, आप लोग एक बार लिखते जाइए। इसके पहले हम सब समझाएंगे। मैकाले का मेन कोटेशन था ध्येय वाक्य जिसे कहते हैं ध्येय वाक्य। क्वेश्चन पूछा गया है बीटीसी में मित्रों, इसको इंपॉर्टेंट देखो। ध्येय वाक्य था, यह कहते थे हमें एक भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना है, भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, लेकिन अपने विचारों, अपनी सोचने की क्षमता, अपनी प्रज्ञा और बुद्धि से कैसा हो, अंग्रेज हो। भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, मतलब एक भारतीय इंसान भारतीय हो, वह ज्ञान, प्रज्ञा, शिक्षा, सोचने की क्षमता, सोचने के तरीके से विट्रिस हो। अर्थात इनका सीधा उद्देश्य था कि यह एक बाबू वर्ग तैयार कर ले। इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हो आप, नैतिक मापदंड, भारतीय व ज्ञान, यहाँ आप नैतिक मापदंड भी वो जोड़ सकते हो। भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे मित्रों जो अपना रक्त एवं रंग से, मतलब वह हो तो भारतीय लेकिन उसको हम यूरोपीय साहित्य की शिक्षा देंगे, अंग्रेजी माध्यम से उसको पढ़ाएंगे, ये ईसाइयों के स्कूल में, मिशनरी स्कूल में डालेंगे, ताकि उसकी जो सोच है, उसकी नैतिकता है, उसके बोलचाल करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसकी शिक्षा है, सारे कोई वशीभूत करना चाहते थे। मतलब इंसान तो भारतीय होगा लेकिन वह गुलाम किनका बनना चाहता था, ब्रिटिश की। ये इनका ध्येय वाक्य था, मेन इनकी सोच थी, मेन उद्देश्य था इनके घोषणा पत्र का। यह पूछ लिया गया है एक बार में, तो ध्येय वाक्य क्या होता है, विश्वास करना अपने भाई का। आप देख सकते हैं किसी बुक में उठा के। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना गया है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। माना जाता नहीं है, यह है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। यह पहला अंग्रेज था जिसके विचारों से, इसी में लिखना है मैकाले घोषणा पत्र में, यह एक पहला ऐसा अंग्रेज था जिसके विचारों से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावित होकर एक कोई नई शिक्षा नीति ठोस लिखित रूप में देना चाह रही थी। ऐसा अंग्रेज था, ऐसा पहला अंग्रेज था जिसके विचारों से प्रभावित होकर सरकार नीति निर्धारण कर रही थी। अगला पॉइंट इनके में था, लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र से पाश्चात्य शिक्षा विभाग, लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र से पाश्चात्य विवाद का एक समाधान हो गया था। ये इनकी मैकाले के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें थी मित्रों जो हमने बताई। पहली बात क्या थी, लॉर्ड मैकाले ने हमारे साहित्य की तुलना, इन्होंने हमारे साहित्य को इतना निकृष्ट दिखा दिया। इन्होंने कहा एक यूरोपीय साहित्य की पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का मान है, जो वैल्यू है, वह हमारे पूरी संस्कृत मतलब भारतीय साहित्य और साहित्य के बराबर से अधिक है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा, इन्होंने हमारी चिकित्सा पद्धति पर कमेंट किया था। और तीसरा, इन्होंने लिखा है खुद से कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था, ये इनका ध्येय वाक्य था। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, बिल्कुल पूछा जाएगा। मैं तो जिस दिन आप लोगों का पेपर होगा उसके बाद हम फिर क्लास लेके आएंगे, बताएंगे क्या क्या आया है अपने पेपर में। भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त एवं रंग
से भारतीय हो, नैतिक ज्ञान, प्रज्ञा और शिक्षा सोचने के तरीके से कैसा हो, ब्रिटिश हो। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ऐसा पहला अंग्रेज था जिसके विचारों से प्रभावित होकर सरकार नीति निर्धारण कर रही थी। लॉर्ड मैकाले ने घोषणा पत्र में पाश्चात्य विवाद का समाधान हो गया था। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें थी, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डालिए इसकी। प्रमुख शब्द जो इसमें आए हैं, इसकी प्रमुख बातें क्या थी, पूछ लिया गया था, एक बार प्रश्न बना था, बहुत पूछा जाता है मित्रों, क्योंकि आपके सिलेबस में यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आज्ञा पत्र के प्रमुख तत्व, आज्ञा पत्र के प्रमुख तत्व क्या थे। पहला शब्द आया साहित्य, साहित्य, पहला शब्द क्या आया, साहित्य। साहित्य शब्द का अर्थ यहाँ, साहित्य शब्द का अर्थ यहाँ ना तो भारतीय साहित्य से ना अरबी साहित्य से, साहित्य शब्द का यहाँ अर्थ है अंग्रेजी साहित्य से। साहित्य शब्द का अर्थ कैसे है तो अंग्रेजी साहित्य से है, और इन्होंने प्राच्य साहित्य नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को साहित्य बोला, क्योंकि लॉर्ड मैकाले भारतीय साहित्य को साहित्य मानते ही था। इसका कहना था अरे कहीं कहीं 8-8, 10-10 फुट के भी लोग होते हैं, ऐसा भी समझ होता है जिसमें दूध दही घी भरा हो। ये इन चीज़ों को नहीं मानता था, ये कह रहा था ये अवैज्ञानिक चीज़ें हैं, ये भारतीयों की रूढ़वादी परंपराएं, ये कुछ होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को मूर्ख समझता था। ठीक है, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, राजा राम मोहन राय थे, दादा भाई नौरोजी थे। हमारे देश में कितनी महान विभूतियाँ हुई हैं, हमारे महात्मा गांधी देख लीजिए। लेकिन इसकी जो सोच थी उस सोच पर हम बात कर रहे हैं मित्रों। अब आगे देखते हैं। विद्वान शब्द की व्याख्या भी यह ढंग से नहीं कर सका, और इसने विद्वान शब्द में भारतीय विद्वान नहीं माने। इसने कहा नहीं, अंग्रेजी विद्वान होते, भारतीय तो कोई विद्वान होता ही नहीं। तो आपसे पूछा जा सकता है साहित्यिक शब्द, जो साहित्य शब्द आया है, यह साहित्य शब्द ऑप्शन बन सकता है। साहित्य शब्द है अंग्रेजी साहित्य के लिए, यूरोपियन साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के लिए, अरबी साहित्य के लिए, भारतीय साहित्य के लिए, पश्चिमी साहित्य, पाश्चात्य साहित्य के लिए, पाश्चात्य साहित्य, ध्यान रखना, पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य साहित्य या पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य साहित्य। तो इतना ध्यान रखना मित्रों, पाश्चात्य साहित्य के लिए था, पाश्चात्य साहित्य के लिए नहीं था। अब इसके बाद हमें प्रतिवेदन की इसकी कुछ बातें जाननी है, आज्ञा पत्र की प्रमुख बातें, ये प्रमुख तत्व हो गए। अब प्रतिवेदन की जो आज्ञा पत्र था, प्रतिवेदन की प्रमुख बातें, प्रतिवेदन की प्रमुख बातें क्या थी, प्रमुख बातें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से तो आप कॉपी भर सकते हैं। देखो आज्ञा घोषणा पत्र में लिखना आ जाएगा, मैकाले के घोषणा पत्र कोई विवरण सहित लिखिए, आपको एक पेज में लिखना होता है मित्रों, दो नंबर का। इस पेपर को सॉल्व करने का ट्रिक अंत में जोड़ते रहिए, आपको ट्रिक बता दूंगा। अगर आपके 40 से कम नंबर आ जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ट्रिक बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अपन पूरा पढ़ते हैं। और पढ़ना क्या है, इन्होंने कहा था अंग्रेजी विश्व की सर्वोत्तम भाषा है, भारत में इसकी शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी विश्व की सर्वोच्च भाषा है। कैसी भाषा है, सर्वोच्च भाषा है। यहाँ मतलब भारत में अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिए, अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा था कि विश्व के उन्नतशील राष्ट्र अंग्रेजी बोलते हैं। इन्होंने कहा था जो विश्व में उन्नति कर रहे हैं, विश्व के उन्नतशील राष्ट्र अंग्रेजी बोलते हैं। क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। मित्रों घबराना नहीं है, आपको फर्स्ट पेपर के भी वीडियो मिलेंगे, आपको सामाजिक का भी वीडियो मिलेगा, आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा, आपको हिंदी का भी वीडियो, सबके वीडियो मिलेंगे, बस भरोसा रखना अपने मित्र पर। अगला इन्होंने लिखा था अंग्रेजी ही एकमात्र उस समय साधन था नव जागरण का। ये बात से हम सहमत हैं, अंग्रेजी नव जागरण का एकमात्र साधन था। अंग्रेजी नव जागरण शब्द से क्या मतलब होता है, अंग्रेजी नव जागरण का एकमात्र साधन था। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, यहाँ नव जागरण हुआ। नव जागरण मतलब होता है एक नई क्रांति लाना, एक नया हमारा सिद्धांत होना चाहिए, जो हम गुलामता में थे उस गुलामता को दूर करके स्वतंत्र होना, एक नए नए विचारों को लाना, एक नव जागरण होता है मित्रों। और अंग्रेजी भाषा द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को
विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कितना हो गया मित्रों। अब इसके बाद मैकाले की आलोचना भी हुई है और इनकी कमियां भी हुई हैं। ये बातें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली क्या थी, सर्वोत्तम भाषा होती है, अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। विश्व के उन्नतशील राष्ट्र अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। अंग्रेजी नवजागरण का एकमात्र साधन था और अंग्रेजी भाषा द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रतिवेदन की प्रमुख बातें थी। इतनी बातें आप मैकाले के घोषणा पत्र में लिख सकते हैं। जो भी हमने बताया इनका साहित्यिक शब्दों का पूरा आप मैकाले के घोषणा पत्र में लिखिएगा, एक अच्छा सा पेज भर जाएगा आपका पूरा। इसलिए एक एक चीज़ें लिखवा रही हैं क्योंकि यह चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। मैकाले के वित्रोपण कर रहे थे, थोड़ा लाइट जाने की वजह से वीडियो पॉज था। मैकाले के विवरण पत्र की हमें कमियां पढ़नी थी। आगे हमने पढ़ा था इसकी कमियां क्या थी इस विवरण पत्र में। तो पहली कमी मित्रों थी, मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयत्न किया। इसने क्या कहा कि यह पाश्चात्य सभ्यता अपनाओ, अंग्रेजी पढ़ो, भारतीय साहित्य निकृष्ट है, भारतीय साहित्य की कोड़ाई करी कि नहीं ये बेकार है, और इसने वास्तविकता में भारत पर थोपने का प्रयत्न किया। ये थोपने से क्या कर सकता था, थोप कर यह है भारतीय संस्कृति को नष्ट करके अपनी पाश्चात्य संस्कृति को लाना चाहता था। दूसरा था, विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। वह तो हमने आपको कथन में ही कहा था, इसने भारतीय भाषाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। अगला, संपूर्ण भारतीय साहित्य मैकाले की दृष्टि में निकृष्ट था। यह पॉइंट भी आपको पढ़ा चुका हूं कि यह मानता था कि यार भारतीय साहित्य तो जीरो है। अगला, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य उच्च वर्ग की शिक्षित करना माना और इसी के द्वारा इसने एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यहाँ बनता है मित्रों, ध्यान से सुनना, कौन सा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाने वाला निस्पंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, तो बनती है इसी के द्वारा आया था। यह कहता था, मैकाले ने कहा था कि सभी लोगों को शिक्षा देना हम नहीं दे सकते, संभव नहीं, इसलिए उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो। इसके सिद्धांत को इसके बाद ही चर्चा करेंगे। और यह चाहता था कि हमें भारतीयों में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो किंतु रुचि और नैतिक आदर्शों और बुद्धि से अंग्रेज हो। बताओ ये सारी इसकी कमियां थी कि नहीं, भारतीय दृष्टिकोण से? यस, बिल्कुल कमियां थी, क्योंकि हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहता था या हमारी भाषाओं का अपमान करता था। तो आप लोगों को लगेगा यह तो मैंने पहले भी पढ़ लिया सर, फिर पढ़ा रहे। यस बेटा, अभी तो हमने पूरा विवरण पढ़ा था, अब उस विवरण में अच्छे भी गुण होंगे, बुरे भी होंगे, कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, उनको हम छांट रहे तो देखो छट गई। और मैकाले एक ऐसा बाहु वर्ग चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता को उपासक हो। ब्रिटिश, इसको ध्यान दो, ऐसा बाबू वर्ग, ऐसा बाबूजी चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का क्या हो मित्रों, उपासक हो और ब्रिटिश शासन का भक्त बन जाए। और कैसा बन जाए, ब्रिटिश शासन का भक्त बन जाए, जिससे अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत हो जाएं। क्या हो, अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत हो जाएं, करने में सरकार की मदद करें। अब इसके कुछ गुण भी थे। गुण कौन से थे? गुण यह थे कि जो भारतीयों को शिक्षा नहीं मिल रही थी वह शिक्षा नीति में कंपनी के अधिकार में है। मैकाले के जो कारण कंपनी की अस्थिर शिक्षा नीति थी उसमें क्या आ गई, स्थिरता आ गई। मैकाले के कारण ही अंग्रेजी शिक्षा आचारों और विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। मैकाले के कारण ही अंग्रेजी शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। यह आपके कमियां थी और हम नीचे गुण पढ़ा रहे थे। गुणों में अगला लिखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इनके गुण देखते हैं। और अगला गुण यह था कि अंग्रेजी शिक्षा में भारत में नवजागरण, अंग्रेजी शिक्षा से भारत में नवजागरण, राष्ट्रबंधुता और राष्ट्रीय चेतना, नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना व स्वतंत्रता की भावनाएं उत्पन्न हुई। यह एक काम कर गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी जब सीख लेगा बच्चा तो समझेगा भी। ये तीसरा गुण था। पहला गुण हमने तो बता दिया था कि मैकाले के कारण ही बनी हुई। इसको देखो, अभी अब समझ में आ जाएगा गुण क्या थे। ये थे आपके गुण, देखो अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, मैकाले के कारण ही कंपनी की अस्थिर शिक्षा नीति में स्थिरता आ गई। पहला, मैकाले के कारण ही अंग्रेजी शिक्षा विचारों का आचार प्रसार हुआ और अंग्रेजी शिक्षा के भारत में नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावनाएं उत्पन्न हो गई। अगला, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। यह इसके घोषणा पत्र का एक और था। मैकाले को भारतीय शिक्षा का
का अग्रदूत माना जाता है। मित्रों ये वीडियो देखो, आप लोग एक बार पढ़ो, फिर वीडियो पुनः रिवाइज करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, स्पीड बढ़ा के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और कोई बुक रखे हो आप, कोई भी गाइड हो, उससे एक बार पढ़ लो, कन्फर्म पूरा तैयार हो गया। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा, मैकाले को भारतीय शिक्षा का द्वीप वाहक समझा जाता है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का द्वीप वाहक समझा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए था, समझा जाता है, ठीक है, समझ लिया, क्योंकि इसने तो अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ माना, बहुत सी इसने बुराइयाँ की, लेकिन फिर भी यह हम इसके कमियाँ और इसमें हम लिखेंगे। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। इसके अंग्रेजी के समर्थक, अब देखो समर्थक, देखो इसके समर्थक अगर पूछ लिया जाए, समर्थक थे हमारे राजा राम मोहन राय, सुबह वाली वीडियो में बताया था हमने, राजा राम मोहन राय इनके समर्थक थे। और दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध कथन नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कहते थे, हाँ इसने हमारे साहित्य की धज्जियां उड़ाई, बेइज्जती की, लेकिन इसको माफ कर दो, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नवजागरण लाया, राष्ट्रीय चेतना लाया, और स्वतंत्रता की भावना, भाई बंधुत्व की भावना तो पैदा कर दी अंग्रेजी सिखा के। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी कहते थे, हाँ इसने हमारी संस्कृति सभ्यता का अपमान किया है, लेकिन फिर भी इसे क्या कर दो। मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। इन्होंने क्या कहा, मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, नोट करते जाओ साथ में, करना चाहता था। उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाया, उसको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा करना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए क्षमा कर देना चाहिए। यह हमारे दादा भाई नौरोजी का कथन था। उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई, उसने हमारे साहित्य की मैकाले भारत को उन्नति करना चाहता था। इन्होंने कहा उसके इरादे तो नेक थे, लेकिन उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाया, उसको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्या कर देना चाहिए मित्रों, क्षमा कर देना चाहिए। इतना इनके कथन में था। और कैसे भी हो, एक अच्छा गुण था, मैकाले ने भारत को नए विचार दिए अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। अब एक और यहाँ है अपना अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत। इस सिद्धांत को और समझते हैं, और इसके बाद कुछ एक दो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन जो हर वर्ष पूछे जाते हैं उनको भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ निस्पंदन के और छनाई के सिद्धांत को देखते हैं। हाँ, और हम मित्रों पढ़ रहे थे अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। इसमें क्या कहा था, इसने छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, या छनाई का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात क्या थी, देखो इसने कहा था कि हमें भारत में उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए, उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहिए। फिर वह शिक्षा धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ये कहता था कि हमारे पास अभी इतनी सुविधा नहीं है, इतना बैलेंस नहीं है, इतना रुपया नहीं है कि हम सभी भारतीयों को शिक्षा दे सकें। इसलिए इसने कहा भारतीयों में एक ऐसा उच्च वर्ग चयन कर लेते हैं जिसको हम अंग्रेजी की शिक्षा देंगे, वह उच्च वर्ग अपने निम्न वर्ग में खुद शिक्षा पहुंचा देगा। इस प्रकार से इसने भारतीयों को दो भाग में बांटने की कोशिश भी की थी। ये सोच रहा था इस सिद्धांत के द्वारा कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो भागों में बढ़ जाएं। और इस पर एक कथन भी था मित्रों, फ्रांसिस वार्डन लिखते हैं, फ्रांसिस बहुत अच्छा कथन है, वार्डन लिखते हैं, बहुत से लोगों को कम शिक्षा देने से अच्छा है, बहुत से लोगों को कम शिक्षा देने से अच्छा है
देने से अच्छा है कम लोगों को ज़्यादा और अच्छी शिक्षा देना, और अच्छी शिक्षा देना। इसका कहने का मतलब था कि आप एक भीड़ को शिक्षा नहीं दो। फ्रांसीसी वार्डन ने इसका समर्थन किया। लॉर्ड मैकाले उसने कहा बिल्कुल आप सही हैं सर, और बहुत से लोगों को हम शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बहुत से लोगों को कम शिक्षा मिलेगी, जब जाना होंगे तो बेजाना होगा, टीचर्स कम होंगे। एक विद्यालय में पता चलता है एक टीचर है पढ़ाने वाले और 100 हैं, पढ़ने वाले 100 हैं, पढ़ाने वाला एक है। तो बहुत से लोगों को कम शिक्षा देने से अच्छा है कि कम लोगों को ज़्यादा और अच्छी शिक्षा दे दी जाए। और इनका समर्थन करते हुए आर्थर पेह्यू ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ इंडिया, इनकी बुक थी EDUCATION, एजुकेशन ऑफ इंडिया, या इनकी बुक थी, इस बुक में लिखा है कि जो जनसमूह में शिक्षा ऊपर से नीचे की ओर बहेगी उसका बहाव उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से भारत में हिमालय से गंगा निकलती है। पहले वह सक्रिय मार्गों से आते हुए एक समय चौड़ा मार्ग धारण कर लेती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि वह पहले बूंद बूंद करके भारतीय जीवन को हिमालय से उपयोगी शिक्षा नीचे की ओर बहेगी और कुछ समय में वह चौड़ी और विशाल होकर सूक्ष्म प्रदेशों में पहुंच जाएगी। इस प्रकार से अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत में आप क्या लिखोगे? इस सिद्धांत में लिखोगे लॉर्ड मैकाले कहता था कि इस समय हमारे पास सबको शिक्षा देने लायक स्थिति में नहीं है, इसलिए हम समाज के जनसाधारण के एक उच्च वर्ग को सेलेक्ट करेंगे, उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देंगे, उच्च वर्ग धीरे धीरे काय को निम्न वर्ग को शिक्षा पहुंचा देगा। इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। जिस तरह से हम छन्नी से दूध छानते हैं तो कूड़ा ऊपर रह जाता है, तो यही ऐसा कह रहा था, रस रस के बूंद बूंद करके पूरे समाज में फैल जाएगा। मृत्यु कल सुबह का जो आपको वीडियो आया वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मोबाइल में होने से आपके कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो उन पॉइंटों को आप बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने करवाई ये भी देख लीजिए। ये हमारे जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने करवाई। अब इसका उद्देश्य पूछा जाता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1791 में जोनायन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, उसका भी उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि हम मुस्लिम वर्ग को उनकी कानूनी व धार्मिक शिक्षा देकर अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए एक सलाहकार बना सकें, मतलब इसका कहने का मतलब यह था जब लोग शिक्षित होंगे तो जो हमारे ब्रिटिश न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह के लिए एक अंग्रेजी मुस्लिम शिक्षा का लोग हो जाएगा। और हमारा सन 1791 10 वर्ष बाद जोनायन डंकन ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था यह भी देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था मित्रों? उद्देश्य था कि हमें हिंदू वर्ग के लोगों को हिंदू साहित्य उस समय अपनी जो चलती थी वह हमारी मनुस्मृति पर आधारित। कौन? हिंदू वर्ग के लोगों को हिंदू साहित्य में क्या? मनुस्मृति के द्वारा मनुस्मृति का अध्ययन कराकर अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए एक सलाहकार बनाना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके छूट गए थे। एक और है तो तीसरा क्वेश्चन है 1821 में पूना रेजिमेंट एलेक्जेंडर ने पेशवा के दक्षिण कोस्ट से सहायता लेके पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये तीनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है जो सुबह छूट गए थे किसी कारणवश, मैंने इसलिए इस टाइम की वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है। पूना 1821 में
किसकी स्थापना हुई? पूना संस्कृत कॉलेज की। किसकी हुई? पूना संस्कृत कॉलेज की। कैसे हुई ये भी लिख लेते हैं। तो पूना के रेजिमेंट, पूना के अनुदान के तहत हुई थी। रेजिमेंट एलम्स्टन ने पेशवा दक्षिण कोष से अनुदान लेकर की। ये आपके 3 क्वेश्चन जो सुबह की क्लास में छूट गए थे मित्रों, पूरे हो गए। अब एक बार से अपन जल्दी से इन चीज़ों को रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड क्या करते हैं? मैकाले का घोषणा पत्र कब लागू हुआ? तो मैकाले का जो घोषणा पत्र था हमारा 2 फरवरी 1835 ईस्वी में आया। इनका ध्येय वाक्य था हमें भारत में ऐसा एक बाबू वर्ग तैयार करना है जो रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन सोचने के तरीके से, बुद्धि से, उसके नैतिक विचार, उसके चलने उठने बैठने सोचने का सब तरीका कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी स्टाइल का होना चाहिए, विदेशी होना चाहिए। यह कुल मिला के उनको अपना स्वामी भक्त बनाकर अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें मजबूत करना चाहता। यदि तो आपके भाई की मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही हो तो जम के वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो मित्र हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपको बुड का घोषणा पत्र, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिल सकती हैं आज रात्रि तक। बहुत बहुत धन्यवाद।